नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई है। तो जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब जीएसटी परिषद आया है तो टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात कर। जो कर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है कि जिस पर लगाया जाता है कर उसका भुगतान वही करता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जिस पर कर लगाया जाता है उसका भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा या उस कंपनी के द्वारा नहीं होती है, किसी दूसरे के द्वारा होती है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिस प्रत्यक्ष कर में जैसे आय कर यानी कि इनकम टैक्स, निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स और संपत्ति कर आते हैं। जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें जीएसटी है, सीमा शुल्क है और उत्पाद शुल्क है। अब जीएसटी आया है तो जीएसटी के बारे में समझ लेते हैं। जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा कर। जो वस्तु और सेवा कर है ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है। वस्तु और सेवा कर 2016 के पहले नहीं था, उसके पहले वैट टैक्स था। इसके बाद में 2003 में एक विजय केलकर समिति आई जिसके सिफारिश पर 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 आया, जिसमें जीएसटी को लाया गया और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हो गई और जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। जीएसटी अनुच्छेद 246 ये में है। 246 अनुच्छेद 246 ये में जीएसटी है और अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद है। और जो जीएसटी परिषद है इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। अर्थात जो जीएसटी है तो जीएसटी अनुच्छेद 246 ए में है और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए में है। जो जीएसटी परिषद होती है इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं और जीएसटी परिषद की समय समय पर बैठक होती रहती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय ने किया है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इसका जो उद्घाटन है प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है और इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ है। जो नीति आयोग है, नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति जो था, नीति आयोग ये पहले नहीं था। 2015 के पहले सबसे पहले योजना आयोग था। जो योजना आयोग था तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। जो योजना आयोग का मुख्य कार्य था कि जो योजना बनाना, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी उसका जो क्रियान्वयन होता था वो योजना आयोग देखता था। इसके बाद में 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग था इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। जो नीति आयोग है तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी
और जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो पीएम मोदी हैं, और जो उपाध्यक्ष हैं और सुमन बैरी हैं, और इसके मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो सुब्रमण्यम है। जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री के पद पर होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये योजनाओं का निर्माण करना, उसे क्रियान्वयन करना, और जो बहुत सारे अपने देश में इंडेक्स होते हैं उसको जारी करना। जो विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। जो भारत के पहले वित्त मंत्री हैं, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इन्हें आयरन लेडी कहते हैं। और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो गोवा जो राज्य है ये पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। जो इसके पहले 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। तो 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन था वो गुजरात में हुआ था। ये गुजरात में, तो इस खेल में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर भारतीय सेना थी, जिसमें सेना के तीनों कमांडर थे, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य था। जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 था उसका जो शुभंकर था वो शुभंकर सावज था। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजन होगा, ये गोवा में होगा। जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष पर होता है। जो गोवा है ये 2023 का जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका मेजबान करने वाला है या मेजबान राज्य है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा राज्य में हुआ है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा राज्य ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। जो गोवा है तो गोवा में पुर्तगाली का राज था, अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात भी जो गोवा था इस पर पुर्तगालियों का अधिकार था। फिर 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को गोवा से निकाल दिया गया और भारत ने अधिकार कर लिया गोवा पर। फिर 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को 25वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। जो गोवा है ये गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत का सबसे शहरी राज्य है। जो गोवा है, गोवा में महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है, मोल्यम वन्यजीव अभ्यारण्य है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। जो गोवा है, गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक है ये टिहरी में आयोजन होगा। जो टिहरी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भी है उत्तराखंड में। जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी और भीलांगना नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर है टिहरी बांध। और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। रिपीट कर लेते हैं, टिहरी बांध भी है जो उत्तराखंड में है, और टिहरी बांध ये भागीरथी नदी और भीलांगना नदी, ये दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की दो राजधानी है। एक राजधानी है देहरादून जो विंटर राजधानी है, और दूसरी राजधानी है गैरसैंण। जो गैरसैंण है ये समर राजधानी है। जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में रामगंगा नेशनल पार्क है,
भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला पार्क रामगंगा नेशनल पार्क था। रामगंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। रामगंगा नेशनल पार्क का पहले नाम हैली नामक नेशनल पार्क था, इसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ और वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है। जो रामगंगा नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है जो बाएं तट से मिलती है गंगा में, और इसी नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी जीव जंतु एवं पशु थे वो इस रामगंगा नदी में जलापान करते थे, इसीलिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नाम परिवर्तन करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा और मूलिंग दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल, भीमताल, खुरपताल, ये जितने भी ताल है भारत में मोस्टली वो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसी से संबंधित एक गाना आया था कि तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं कि जितने भी ताल हैं भारत में मोस्टली वो नैनीताल उत्तराखंड में है। और ये जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद के बारे में समझ लेते हैं। जो क्षेत्रीय परिषद है, तो भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद की जो स्थापना हुई थी वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के माध्यम से हुई थी, और क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था भाग 3 के माध्यम से, और पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया था। एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जैसे ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और ये दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, और ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। और एक मध्य क्षेत्रीय परिषद, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके बाद में 1971 ईस्वी में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 आया, जिसके द्वारा 1972 ईस्वी में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना हुई। और ये पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना हुई और पूर्वोत्तर परिषद में 7 राज्यों को रखा गया। जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उन्हीं को, जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। फिर इसके बाद में 1972 में ये हुआ जिसमें 7 राज्य शामिल थे, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य थे। इसके बाद में 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया। ये जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया और इसमें 8वां राज्य सिक्किम को शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसमें 8 राज्य हैं और 8वां राज्य सिक्किम है। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय शिलांग है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये उत्तराखंड का मानचित्र है। उत्तराखंड के पूर्व, उत्तर और पश्चिम में यहाँ हिमाचल प्रदेश है और पश्चिम में यहाँ पर हरियाणा है और दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और यहाँ पूर्व और दक्षिण में नेपाल है और उत्तर पूर्व में चीन है। ये उत्तराखंड में यहाँ उत्तरकाशी जिला है और उत्तरकाशी जिला में यमुनोत्री ग्लेशियर है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। इसके बाद ये गंगोत्री ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। इसके बाद ये केदारनाथ, जो केदारनाथ है, केदारनाथ में चोराबली ग्लेशियर है और चोराबली ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। ये बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ में संतोपत ग्लेशियर है और संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है।
तो जो अलकनंदा नदी है ये बद्रीनाथ के संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ती है, कुछ दूर आती है, तब इधर से पूरब की ओर से जो पश्चिम की तरफ आती है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी जहाँ अलकनंदा में मिलती है इसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। और फिर अलकनंदा नदी आगे की ओर आती है, फिर कुछ दूर आते हैं, तब यहाँ से नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा में, और जहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे आती है, कुछ दूर आने के बाद इसमें पिंडार नदी मिलती है, और जहाँ पिंडार नदी मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और आती है यहाँ पर, तो यहाँ केदारनाथ से चोराबरी ग्लेशियर है, यहाँ से जो मंदाकिनी नदी निकलती है और आती है, जहाँ मिलती है मंदाकिनी नदी अलकनंदा से, इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा नदी आगे चलती है और आगे जब चलती है फिर यहाँ आती है, तो यहाँ जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और आती है, जहाँ अलकनंदा से मिलती है, जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। और जहाँ देवप्रयाग है यहीं से अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो सम्मिलित रूप से जलधारा है इसी का नाम गंगा हो जाता है। अर्थात गंगा नदी नाम कहाँ पड़ा, तो देवप्रयाग जिले में, उत्तराखंड के। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और आगे होते हुए जब आती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो यहाँ से जो उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है वो आती है, तो यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में गंगा नदी से। और गंगा नदी का जो संगम है प्रयागराज में, तो गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम है कहाँ, प्रयागराज में। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो घास के मैदान हैं उन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं, और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, या उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो जो तट मंदिर है भारत का ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में तट मंदिर है, तमिलनाडु राज्य में तट मंदिर है। जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर मदुरई शहर है, और मदुरई वैगई नदी के किनारे है, और मदुरई शहर को मंदिरों का शहर कहते हैं। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। मंदिर की 3 शैलियाँ होती हैं, मंदिर की 3 शैलियाँ हैं, एक नागर शैली, दूसरी बेसर शैली और तीसरी द्रविड़ शैली। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की शैली है, और जो बेसर शैली है ये दक्षिणी भारत के मंदिर की शैली है, और जो द्रविड़ शैली है ये दक्षिणी भारत के मंदिर की शैली है। रिपीट कर लेते हैं, जो नागर शैली है वो उत्तर भारत के मंदिर की शैली है, जो बेसर शैली है ये मध्य भारत के मंदिर की शैली है, और जो द्रविड़ शैली है वो जो दक्षिणी भारत के मंदिर हैं उनकी शैली है। जो नागर शैली है, तो नागर शैली में जो मंदिर का आकार होता है वो जो त्रिकोण आकार का होता है ऐसे, और जो द्रविड़ शैली है तो द्रविड़ शैली में जो पिरामिड नुमा होता है, इसका आकार पिरामिड नुमा आकार के मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली में। और द्रविड़ शैली और नागर शैली इन दोनों का जो सम्मिलित रूप वाली जो शैली है वो बेसर शैली है, और ये मध्य भारत की मंदिर की शैली है। इसमें जो त्रिकोण वाला भाग है मंदिर की जो शैली है और पिरामिड नुमा, ये दोनों सम्मिलित होते हैं बेसर शैली में। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है वो तमिल है, और तमिल लैंग्वेज भारत की सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और अट्टुगल पोंगल केरल राज्य में मनाया जाता है। जो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के सालेम सागो को जीआई टैग दिया गया है।
राष्ट्रीय चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु राज्य में इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत हुई है? तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत असम राज्य में हुई है। जो असम राज्य है, यहाँ मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत हुई है। जो लोक सेवक आरोग्य योजना है, एक प्रकार की ये हेल्थ पैकेज है, जिसमें जो असम राज्य के जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जो वृद्धा पेंशन जो हैं उन्हें, और उनसे जो आश्रित संबंधित हैं उनको ये पेंशन जो ये योजना है लाभ मिलेगा। इसमें हेल्थ पैकेज मिलेगा। जो असम है, असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और असम के चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करेगी, जिसमें 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 राष्ट्रीय उद्यान जैसे डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। जो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो असम है, असम का जो क्लासिकल डांस है वो सत्रिया है और असम में बिहू और बगरुम्बा ये दोनों लोक नृत्य हैं। असम में कामाख्या माता मंदिर स्थित है और कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। कामाख्या माता मंदिर में योनि की पूजा होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो कपास है, कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं और कपास एक नकदी फसल है। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है और काली मिट्टी को दक्षिणी भारत में रेगुर मिट्टी कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत करता है। कपास को कॉटन भी कहते हैं, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है विश्व सुरैया के जन्म दिवस पर, और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस पर, और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने हेतु योजना बनाई है? तो ASI ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए उपहार की दुकानें स्थापित की हैं। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना
1881 ईस्वी में हुई थी और जो इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। अब विश्व विरासत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ विरासत शब्द आया है तो भारत में विश्व विरासत की जो संख्या है 42 है, जिसमें से 34 जो विरासत स्थल हैं, विश्व विरासत स्थल, वो सांस्कृतिक हैं और 7 विश्व विरासत स्थल प्राकृतिक हैं और एक विश्व विरासत स्थल मिश्रित है। जो मिश्रित विश्व विरासत स्थल है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में अभी हाल ही में तीस्ता नदी है और तीस्ता नदी में बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ पर बाढ़ आ गई है, इसीलिए काफ़ी जनधन की हानि हुई है। जो विश्व विरासत स्थल हैं तो भारत में अब तक 42 विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया है यूनेस्को में। 29वां जो विश्व विरासत स्थल है ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में हुई थी। 40वां जो विश्व विरासत स्थल है ये धौलावीरा है और जो धौलावीरा है ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता स्थल है, ये गुजरात में है। 41वां विश्व विरासत जो स्थल है ये शांति निकेतन है और शांति निकेतन जो है ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, कोलकाता के समीप। 42वां विश्व विरासत स्थल जो है ये होयसल मंदिर है और जो होयसल मंदिर है ये कर्नाटक में है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा? तो एक स्थान है नागापट्टिनम। नागापट्टिनम से भारत श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। नौका सेवा के मतलब ये हुआ कि अब भारत के निवासी या हम सब जा सकते हैं नाव से श्रीलंका को घूमने। तो आइए श्रीलंका घूमने चलते हैं। ये श्रीलंका है और ये अपना भारत इंडिया है। जो अपना भारत है इसका ये दक्षिणी भारत का मानचित्र है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर नागापट्टिनम है और नागापट्टिनम से भारत ने नौका सेवा शुरू किया है श्रीलंका के लिए। अब नाव से श्रीलंका को जाया जाएगा घूमने के लिए। ये जो पाक की खाड़ी है और ये पाक जलसंधि है। पाक जलसंधि के बाद में यहाँ पर पाक की खाड़ी है और यहाँ नीचे मन्नार की खाड़ी है और ये है मन्नार प्रायद्वीप और ये रामेश्वरम प्रायद्वीप है। रामेश्वरम प्रायद्वीप तमिलनाडु में स्थित है और ये जो मन्नार द्वीप है ये श्रीलंका में स्थित है। अब इसको साफ कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। आप समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो है ये तमिलनाडु का भाग है और ये है मन्नार द्वीप। मन्नार द्वीप श्रीलंका का भाग है। मन्नार द्वीप को जो रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप को मन्नार द्वीप से राम सेतु जोड़ता है। जो राम सेतु है ये रामेश्वरम को मन्नार द्वीप से जोड़ता है और राम सेतु को एडम ब्रिज कहते हैं। राम सेतु की जो लंबाई है ये 30 मील या 48 किलोमीटर है। ये मानना है धार्मिक ग्रंथ में कि जो राम सेतु है इसका जो निर्माण है तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जब माता सीता को लेने श्रीलंका जा रहे थे तब इस पुल का निर्माण किया था, इसलिए इसे राम सेतु भी कहते हैं। तो राम सेतु या एडम ब्रिज रामेश्वरम को ये मन्नार द्वीप से जोड़ता है श्रीलंका के। इसकी जो लंबाई है 30 मील या 48 किलोमीटर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो अपना राज्य उत्तर प्रदेश ने श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है 5.82 लाख
मीट्रिक टन। अब उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। ये पहला पशु सौदागृह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला जाएगा और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस घोषित किया है। ODF प्लस के मतलब ये होता है कि शौचालय से मुक्त प्लस जो अपशिष्ट है उसका उचित प्रबंधन किया जाए, ये ODF प्लस के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश ने गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। गिफ्ट डीड योजना में आप अपनी धन संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दान दे सकते हैं। प्रयागराज की पुलिस ने सवेरा योजना शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। ये उत्तर प्रदेश का जो गठन है ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के पहली महिला जो राज्यपाल थी ये सरोजनी नायडू थी। और जो सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक उसी प्रकार सरोजनी नायडू भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये मछली एवं तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है और राजकीय वृक्ष अशोक है। जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। वो 8 राज्य कौन कौन है? तो 2 राज्य उत्तर में हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 2 राज्य पूर्व में हैं, बिहार और झारखंड, और 2 ही राज्य दक्षिण में हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और 2 राज्य पश्चिम में हैं, हरियाणा और राजस्थान, और जो दिल्ली है ये भी पश्चिम से सीमा बनाता है। तो 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जो जिला है ये सोनभद्र है। और सोनभद्र जो जिला है ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला खीरी लखीमपुर है और खीरी लखीमपुर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसी के साइड में पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो पहला T/2 टाइगर अवार्ड पाने वाला टाइगर रिजर्व था। और पीलीभीत में एक फुलहर झील है और फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी शामली है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय।